हाँ सर, प्रणाम। आप आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार, जो कि गांधीयन थॉट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में, छात्र जीवन से या कहें कि 74 आंदोलन से आप बहुत सक्रिय हैं राजनीति में। और जेपी आंदोलन जो है, इस आंदोलन से ही बिहार सरकार में जो लोग जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट रहे हैं, वो विगत 32-33 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब आदरणीय जेपी का क्या कंसेप्ट था, और अभी लालू जी और नीतीश जी जिस प्रकार से चला रहे हैं, क्या ये उनके पदचिन्ह पे चल रहा है या रास्ता कुछ दूसरा चला गया है? देखिए, मैं दूसरे लोग कहाँ गए हैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और वो हमारा दायित्व भी नहीं है। हम लोग तो गांधी और जेपी से ये सीख पाए कि निंदा न करे के नीरे, इसलिए हम उस प्रसंग को नहीं छेड़ेंगे। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि जेपी से हमने क्या सीखा। तो जो सपने सीखे जेपी से, वो सपने वो नहीं हैं जो आज को छोड़ा है। इतना कहने का एक नैतिक हक हम लेना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। क्या था सपना? तो जयप्रकाश जी अमेरिका से पढ़ाई कर जब वापस लौटे थे, तो भारत के साम्यवादी दल के लोगों ने नारे लगाए थे कि भारत का लेनिन जयप्रकाश। तो उस समय का मार्क्सवाद, जिसने वर्ग संघर्ष के माध्यम से एक सर्वहारा के मुक्ति का रास्ता देखा था, वो जयप्रकाश भारत जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भारत का लेनिन है। जयप्रकाश भारत आते हैं, गांधी से संवाद भी करते हैं, और 1952 में जेपी एक उपवास करते हैं। उस उपवास के बाद, वो 21 दिनों का उपवास हुआ है, जेपी एक आलेख लिखते हैं। उस आलेख का शीर्षक है अच्छाई के लिए प्रेरणा। और उस अच्छाई के प्रेरणा को जब वो रखते हैं, उसमें एक सीमा तक वो मार्क्सवाद को इनकार करते हैं। यहाँ से जेपी, मार्क्सवादी जेपी, गांधी की तरफ मुड़ता है धीरे 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 धीरे। संवादों के पहले भी थे, पारिवारिक रिश्ते थे। जेपी की पत्नी प्रभावती जी आदरणीय गांधी की मानस पुत्री मानी जाती थी। जेपी जब पढ़ाई में थे बाहर, तो वो गांधी जी के साथ ही रहती थी। जब वापस आए तब भी साथ ही रहती थी। वो एक पारिवारिक रिश्ते थे उनके, और सब लोग ये मान के चलते थे। गांधी स्वयं भी कहते थे कि जेपी उनके दामाद हैं। तो ये एक प्रसंग है। जेपी जब गांधी की तरफ मुड़ते हैं वैचारिक तौर पर, तब तक आज़ादी हो गई होती है। देश की कमान आदरणीय पंडित जी के हाथों में जाती है। पंडित जी ने कौन सा रास्ता अपनाया, कैसे पंडित जी प्रधानमंत्री बने, ये सब एक अलग प्रसंग है। लेकिन 1964 में पंडित जी स्वयं बोलते हैं कि गांधी का रास्ता छोड़कर हमने भूल की। इससे ज़्यादा वो बोलते नहीं हैं। अब पंडित जी होते, काल ने उसके जस्ट बाद छीन लिया उनको हमसे, तो शायद पंडित जी व्याख्या करते। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको इतना ईमानदार मानता हूँ, वो अपने वैचारिक चीज़ों को छिपाते नहीं। तो होते कुछ और अवसर होता तो शायद वो बता पाते कि उनसे भूल कहाँ हुई। बिल्कुल। अब आज पंडित जी को लेकर मैं कहूँ कि पंडित जी ने धोखा किया, गांधी से भूल हो गई, एक सही बात नहीं होगी।
जयप्रकाश जी लगातार ये महसूस करते थे कि पंडित जी उनके बड़े भाई हैं, और लंबे समय तक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जवाहर जी, ये सब आनंद भवन में इलाहाबाद में लंबे समय तक एक साथ रहे थे, और वो सार्वजनिक तौर पर भी इंदिरा जी को बेटी मानते थे। 1952 में जयप्रकाश मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अपने को अलग करते हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे। 52 का चुनाव होता है। आशा ये थी कि कम से कम बिहार जैसे राज्यों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को प्रबल जनमत मिला। उसके बाद गांधी को तलाशते हुए जयप्रकाश जी विनोबा के साथ संवाद में आते हैं और एक फैसला लेते हैं कि वो भूदान ग्रामदान आंदोलन के जीवनदानी कार्यकर्ता हो जाते हैं। उसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी ब्लॉक में उस समय के नक्सलवादी कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन बड़ा खड़ा होता है, हिंसा होती है। जेपी मुजफ्फरपुर जाते हैं, और जाते इसलिए हैं कि उनके एक साथी भी की हत्या हुई थी। तो वहाँ जाने के बाद जेपी ने जो महसूस किया, और वो कहते हैं अचानक कि अब यहाँ से हमारी या तो हड्डी गलेगी या समस्या का समाधान होगा। कई साम्यवादी दोस्त लोग इस बात को आरोपित भी करते रहे हैं कि जयप्रकाश जी ने नक्सल आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मुसहरी का प्रयोग शुरू किया। लेकिन हम लोग जितना जेपी को समझ पाए हैं, उनकी एक बहुत छोटी सी किताब है आमने सामने, और एक छोटी सी किताब है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। तो समाजवाद क्यों ये पहली किताब है, इसको देखना चाहिए सुधीजनों को। क्यों वो अपने को समाजवादी कहते थे। मुसहरी के प्रयोग के बाद फेस टू फेस, आमने सामने ये किताब लिखते हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नीचे के लोगों की ताकत अगर नहीं उभरेगी तो समाज में जिस समता, न्याय और बंधुता और भाईचारे की बात हो रही है वो संभव नहीं है। तो उनके दिमाग में एक पूरा परिदृश्य उभरता है एक बड़े जन आंदोलन की। तो दोहरी भूमिका वो मानते हैं, एक नीचे के शक्तियों का ताकतवर होना और दूसरा संपूर्ण समाज का जन आंदोलन होना, और इसी की परिणति है 1974 का आंदोलन, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संपूर्ण क्रांति का विचार रखा। अब संपूर्ण क्रांति का विचार जेपी जितना परिभाषित कर पाए, तो उसको सूत्र में हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जो देश की या मनुष्य समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक, आध्यात्मिक समस्याएं हैं, उसका समाधान एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ जेपी सत्ता की भूमिका को रेखांकित करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि सत्ता की भूमिका निर्णायक नहीं होगी, लेकिन सत्ता अगर लोक शक्ति के दबाव में है, लोक नीति अगर वो स्वीकार करती है, तो थोड़ी सहजता हो जाएगी। और इसी आधार पर वो 74 आंदोलन के दौरान लोक समिति की कल्पना करते हैं। परिवर्तन को कैटलिक के तौर पर तेज गति देने के लिए वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की कल्पना करते हैं। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी एक पीसफुल
मिलिटेंट, मैं मिलिटेंट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, संगठन के तौर पर उनको स्वीकृत था। आज जब अग्निवीर योजना में 24 साल के बाद रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो हमने अपने नायक जयप्रकाश को कहते सुना है और संविधान भी स्वीकार किया था उनके साथ कि संघर्ष वाहिनी में जो शामिल होंगे वो 30 वर्ष की उम्र के बाद अवकाश ले लेंगे संघर्ष वाहिनी से। हम लोगों ने पूछा था कि 30 के बाद हम लोग क्या करेंगे। जेपी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि 30 के उम्र तक अगर आप यह नहीं तय कर पाए कि आगे आपको क्या करना है, तो आप सड़क पर गड्ढे खोदेंगे। छात्र जीवन तभी तक था जी। तो ये जो लर्निंग पीरियड है, सीखने का पीरियड, आप देखेंगे कि अभी के दौर में नई पीढ़ी को वैचारिक तौर पर और समस्याओं के रूबरू प्रशिक्षित करने का दायित्व अब राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया। बिल्कुल। उस जमाने में साम्यवादी लोग, समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग, लोहियावादी लोग, जयप्रकाशवादी लोग, जितने ये वादी लोग थे, गांधीवादी लोग, अलग अलग तरीके से नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करते थे, रचनात्मक और सत्याग्रह दोनों प्रक्रिया से अवगत कराते थे। तो तुलनात्मक रूप से एक अनुशासित और नैतिक रूप से कम गिरावट वाली जमात पैदा होती थी और वो एक सीमा तक समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर जाता था। अब आज जो पूरी परिस्थिति है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज कोई विचार चल ही नहीं रहा है। मैंने कई बड़े लोगों को भी कहते सुना है। मैं ऐसे सवालों पर थोड़ा मुस्कुराना हंसना चाहूँगा कि ये जो कथ्य है कि आज कोई विचार नहीं है, यह भी अपने आप में एक विचार है, क्योंकि निष्कर्षतः ये यह भी कह रहे हैं कि अब विचार की ज़रूरत नहीं है। और इस पर तो एक विचार ही आ चुका है, द एंड ऑफ हिस्ट्री करके अरुंधति राय ने एक किताब ही लिख दिया है कि विचार का अंत हो गया, यानी अब नवीनतम विचार नहीं आना है। तो क्या विचार आया फाइनली? तो विचार लोकतंत्र का आया। तो बहस पूरी दुनिया में आज, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा से निकला हुआ दल हो, समाजवादी से निकला हुआ दल हो, पूंजीवादी प्रक्रिया से निकला हुआ दल हो, सामाजिक न्याय का दल हो, जितने भी तरह के दलों का ये पूरा संसार आपको दिख रहा है, ये सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि विकास का रास्ता पूंजीवादी है। अच्छा। जेपी यहाँ डिफर करते थे। जेपी यहाँ गांधी के करीब दिखते हैं। जेपी अपनी पुस्तक सामुदायिक समाज रचना में बहुत साफ साफ लिखते हैं कि स्थानीय साधन, हुनर और कौशल के आधार पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो योजनाएं बनेंगी, बनाई जाएंगी, वही अंतिम विकल्प होगा। अभी आप सुन रहे होंगे कि राजनीतिक दलों में एक दूसरे से शिकायतें भी आती हैं। किसी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, एक ने कहा 2 करोड़ देंगे, अभी एक सप्ताह पहले फिर कहा नहीं 10 क्यों देंगे, 20 देंगे, 10 रोजगार देंगे, 10 नौकरी देंगे। अब जो हमारी राजनीति है, राजनीतिक नेता लोग हैं, पता नहीं उनकी क्यों नहीं हिम्मत हो रही है कहने की कि सबों को वो नौकरी नहीं दे सकते हैं। आज न कल ये देश को बताना पड़ेगा, सबों को नौकरी नहीं दी जा सकती और संभव नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन रोजगार सबको चाहिए।
आजीविका सबको चाहिए। तो अगर आप हमसे पूछें ईमानदारी से, जेपी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते से अगर हम अर्थशास्त्र को समझते हैं, जो मूल रूप में गांधी का अर्थशास्त्र है। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति को, राष्ट्र और राष्ट्र को, राज्य और राज्य को लूट की छूट जो अर्थशास्त्र देता हो, वह अर्थशास्त्र नहीं है, अनर्थशास्त्र है। और जेपी ने हम लोगों को आगाह किया कि आने वाले समय में विकास की योजनाओं पर विचार करते समय हमको इस तरह के अनर्थशास्त्र से बचना है। अगर हम इस अनर्थशास्त्र से बचेंगे तो हम प्रकृति को भी, पर्यावरण को भी, इन सारी चीज़ों को सहेजते हुए, और जिसको आप आधुनिक कहते हैं, इसके स्तर का जीवन स्तर बना सकते हैं। लेकिन लोभ लालच का कोई भी व्यक्ति समाधान नहीं कर सकता है। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको एक प्रकार से फिर रेखांकित करने की जरूरत है। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें कि भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। हर कोई बोलता है। हम थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाना चाहते हैं कि हमारी सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन युक्त शुद्ध हवा है। वो ना रहे तो कितने सेकंडों में हम मरेंगे, ये तय हो जाए। हमारी दूसरी आवश्यकता शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक पानी है। अब इन दो चीज़ों पर आज बात नहीं हो रही है बहुत खुल के, क्योंकि कुछ तो बाजार इसको पूरा कर रहा है। एक बड़ा बाजार बन गया है। अब वो कितना वैज्ञानिक है, कितना सही है, इस पर अलग बहस है। तो जेपी से जो हम लोग सीख पाए कि हमारी एक भूमिका लोक शक्ति के निर्माण की है, हमारी दूसरी भूमिका कैटलिक एजेंट बनने की है, और हमारी तीसरी भूमिका राजपाट को अंकुश लगाने की है। अब वो चला के भी अंकुश लगाया जा सकता है, बाहर से भी ताकत खड़ी करके किया जा सकता है। तो करना क्या है जेपी के अनुसार? संपूर्ण क्रांति में व्यक्ति लगातार अपने को बदलने का प्रयास करेगा। समाज की व्यवस्था में जो दुर्गुण हैं, गिरावटें हैं, उस ढांचे को बदलेगा, और जरूरत हुआ तो राजकाज को भी बदलेगा। जरूरत के हिसाब से ही जयप्रकाश जी ने 1974 में आंदोलन शुरू किया, और 77 में तानाशाही के सवाल पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंदिरा जी की चुनौती को स्वीकार किया। वो उनका तात्कालिक धर्म था, पूर्णकालिक धर्म नहीं था। अब जेपी आंदोलन में जो लोग शामिल हुए, उसमें से जिनको समाज आज जानता है जेपी आंदोलनकारी के रूप में, उन्होंने तो जेपी के तात्कालिक धर्म को ही केवल स्वीकार किया। लेकिन जेपी के जो दीर्घकालिक और सतत धर्म थे, उस धर्म को तो जाना नहीं उन्होंने, समझने की कोशिश भी नहीं की। थोड़े से लोग जो जेपी के संपूर्ण क्रांति को अपना रास्ता मानकर चलते रहे, वो हैं, आज भी समाज में हैं। ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए हैं, लेकिन अभी जो पूरा तंत्र है, समाज का जो ढांचा है, और जब प्रच्छन्न बाजार चल रहा हो,
ऐसी परिस्थिति में उनकी हालत मैं एक प्रसंग बताऊं, जोंक वाली हो गई है। एक पहले देखते होंगे आप सब लोग बचपन में, जब बारिश होती थी तो हजारों की संख्या में वो जोंक नाम का जीवाणु घूमते रहता था। बड़ा कोमल प्राणी है वो, सेंसिटिव है। आज आपको नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा। बिल्कुल। कहाँ चले गए ये? स्वाभाविक उत्तर आप देंगे कि गुजर गए, मर गए, बस समाप्त हो गए। मैं आपको विज्ञान सम्मत एक सूचना दे रहा हूँ। ये संवेदनशील और कोमल प्राणी जो प्रकृति को ठीक रखने में बड़ी भूमिका अदा करता है, खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करता है, उसकी एक दूसरी ताकत है कि वो मीलों मील तक जमीन के अंदर चला जाता है। प्रयोग करके देखा है कुछ लोगों ने, एक इलाके में कुछ चीज़ें डाल के, कि फिर वो बाहर चले आए। तो संपूर्ण क्रांति को जिन लोगों ने ईमानदारी से स्वीकार किया होगा, ऐसे कार्यकर्ता नेता जो 74 में शामिल थे, उनमें से बहुत सारे लोग निश्चित रूप से उस भूमिका में ज़मीन के अंदर पड़े होंगे। समाज की आवश्यकता अगर होगी परिवर्तन की, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को समाज निकाल लेगा और वो निकलेंगे भी। तो मैंने जेपी को इस रूप में समझा है। इसीलिए हम लोग क्रांति को लेकर, परिवर्तन को लेकर दृढ़ तो हैं, बेचैन नहीं हैं, क्योंकि हमको पता है कि परिवर्तन कोई एक दिन का काम नहीं है और केवल कानून से ये चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। कानून की बहुत सीमित भूमिका होती है। तो इसके लिए जिस व्यापक करुणा की ज़रूरत है, सत्याग्रह की ज़रूरत है, वो हम लोगों के लिए एक ज़रूरी काम है। उसको जितना हम लोग बढ़ा पाएंगे, उतना जेपी के प्रति हम आदर व्यक्त कर पाएंगे। अदरवाइज सबको हक है, पूरा हक है। जिसने थोड़ा भी जेपी के कहने पर कुछ किया होगा तो उनका भी हक है। जेपी उनके लिए भी आदरणीय थे, और अब जेपी है नहीं, इसलिए रास्ता अब हमको जेपी नहीं बता सकते हैं। ये रास्ता तो हमको, आपको, सबको मिलकर ही निकालना पड़ेगा कि आगे हमारी परिवर्तनवादी भूमिका क्या होगी, उसके मुद्दे क्या होंगे, और राजनीति में हमारी क्या भूमिका होगी। इसको चिन्हित करना, रेखांकित करना आज का युग धर्म है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सर मिला आपसे, है ना? धन्यवाद।